गुड आफ्टरनून। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका हम स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन पढ़ेंगे। साथ साथ इसकी जो मेल फंक्शन से होने वाली कुछ जो एबनॉर्मलिटी होती है बॉडी में, एबनॉर्मल फिजियोलॉजी जो होती है इसकी अपसामान्यता की वजह से, वो भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें पिट्यूटरी जो होता है वो कितने भागों में बांटा जाता है। और मैं आपको राइट इन द बिगिनिंग बता दूं कि पिट्यूटरी इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। सो बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। आप देख रहे हो कि ये जो पार्ट है, एक्चुअली दिस पार्ट इज हाइपोथैलेमस, फ्रॉम विच सम रिलीजिंग हार्मोन्स आर बीइंग सीक्रेटेड। दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है एम्ब्रियोजेनिकली इट अराइजेस फ्रॉम द राकेज पॉल्स और फेरिंजियल एपिथेलियम इन द डायनसेफेलॉन एरिया, बेस ऑफ द डायनसेफेलॉन एरिया ऑफ द ब्रेन। तो उस डायनसेफेलॉन एरिया में ये जो बन रहा है, ये ऑब्वियस ही बात है कि चूंकि ये ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है, सो इसका एक्टोडर्मल ओरिजिन होगा। जो पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस है, दिस ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एक्टोडर्मल टिश्यूज, बट दिस इज मेड अप ऑफ न्यूरोनल टिश्यूज। इसका जो कंपोजिशन होता है, इसकी जो हिस्टोलॉजी होती है, इसमें नर्वस टिश्यूज होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती है, जबकि इसमें इपिथेलियल कोशिकाएं होती है। ठीक है, आमतौर पर जो पिट्यूटरी होता है उसका वजन आधे से 1 ग्राम का होता है एंड इट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर डायमीटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड एंड बेसिकली पिट्यूटरी आर कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज दे सीक्रेट सम हार्मोन्स दैट एक्ट्स ऑन अनदर एंडोक्राइन ऑर्गन्स एंड दोज endocrine organs further secrete some other hormones that acts on the target cells of the body. So that's why they are called as the master gland of the body. Now the adenohypophysis or hypophysis as such, they could be zonated or divided through the location into two parts. One is adenohypophysis. Adenohypophysis is anterior pituitary, that I have told you already, and another is neurohypophysis, that is posterior pituitary or posterior hypophysis. So as I told you that this adenohypophysis is made up of epithelial cells. ये epithelium कोशिकाओं का बना होता है, जिसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं, पार्स डिस्टालिस, पार्स ट्यूबरेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। आप देख रहे हैं कि this pars distalis is the big chunk of this adenohypophysis and this pars tuberculis is the neck part. ये जो neck वाला part है, जो जहां ये collar वाला part actually, this is the part tuberculis of anterior pituitary or adenohypophysis and this pars intermedia. जो पार्स इंटरमीडिया है, ये बीच में होता है। इन द केस ऑफ मैमल्स, पर्टिकुलरली इन मैन, दिस पार्स इंटरमीडिया इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। इसको लोकेट करना, पहचानना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये पार्स इंटरमीडिया बहुत विकसित नहीं होता है मैमल्स वगैरह में। फिर द सेकेंड इज न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। यहाँ एडिनो आप सब भूल जाइए, दिस इज अबाउट द इंटायर पिट्यूटरी जोनेशन. So this neurohypophysis is also divided into 3 areas. One is pars nervosa, that is the major bulk of the posterior pituitary. This median eminence, that is the collar area of attached to the hypothalamus, and this infundibular bulk. This infundibular bulk is basically the area lower than the collar region. I mean the proximal area of this posterior pituitary. तो इस प्रकार से हम इसको 6 जोन्स में बांट सकते हैं। तो अब इसमें से हाइपोथैलेमस का रोल क्या होता है, अभी हम और आगे देखेंगे कि दिस पिट्यूटरी इज अटैच्ड विथ हाइपोथैलेमस एक्चुअली. सो हाइपोथैलेमस इज द ब्रेन पार्ट ऑफ द बॉडी that actually monitors the different physiological conditions. जो अलग अलग कार्यकी संबंधी जो पैरामीटर्स हमारे बॉडी के होते हैं, टेम्परेचर है, पीएच है, ऑस्मोटिक प्रेशर है,
या दूसरी जो भी एबनॉर्मलिटी हमारा जो ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजन कंटेंट है, ये सारी चीजों को हाइपोथैलेमस मॉनिटर करता है। और मॉनिटर करने के बाद अगर उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन होता है, उसमें कोई भी ऊपर नीचे हो जाती है चीजें, तो उसको वो सेंस करता है। एंड बिसाइड दैट द थैलेमस आल्सो रिसीव्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो संवेदी सूचनाएं होती है, ये थैलेमस जो जिसका नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस होता है, वो भी उन सूचनाओं को एकत्र करता है और वो कहाँ भेजता है? हाइपोथैलेमस को। फिर हाइपोथैलेमस का काम है मॉनिटर करना, ये एक निगरानी करता है बॉडी के डिफरेंट पैरामीटर्स का, जैसे टेम्परेचर है, पीएच है, ऑस्मोलैरिटी है, ऑक्सीजन कंटेंट है, वगैरह वगैरह का। ठीक है, इसमें ब्लड शुगर लेवल कितना है वगैरह सारी चीजें यहाँ मॉनिटर होती हैं। और फिर एक बार अगर कंडीशन एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि इफ वंस द हेमोस्टेसिस ऑफ द बॉडी इज डिस्टर्ब, जो इंटरनल मेन्यू ऑफ द बॉडी होता है, जो समस्थैतिकी शरीर की होती है, वो अगर एक बार डिस्टर्ब हो जाती है, देन द हाइपोथैलेमस सेंड्स द सिग्नल टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो बेसिकली द हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। सो इन दैट वे द हाइपोथैलेमस सिग्नल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड इफ द कंडीशंस आर नीडेड टू बी करेक्टेड, और फिर जाकर के पिट्यूटरी। अब रोल ऑफ पिट्यूटरी क्या है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये मास्टर ग्लैंड होता है जो अलग दूसरे ग्लैंड्स को सिग्नल करता है कि वो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करें आवश्यकता अनुसार। और जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का है वो सिग्नल रिसीव करता है हाइपोथैलेमस से, और उसके बाद ये एप्रोप्रिएट हार्मोन सिंथेसाइज करके दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भेजता है। जबकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, अब यहां मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये एपिथेलियल कोशिकाओं का बना होता है, यहां पर एक ब्लड पोर्टल सिस्टम बहुत एक्सटेंसिव होता है जो एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, और इसकी वजह से ब्लड के थ्रू यहां पर सिग्नल्स आते हैं और फिर उसके बाद ये रिलीज होते हैं। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो सिग्नल रिसीव करता है कुछ एक्सॉन्स से, न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में, जो कि उसके डेंड्राइट्स में, टिलोडेंड्रॉन्स में, एक्सोसाइटिक वेजाइकल्स में जमा होते हैं और फिर वहां से रिलीज होते हैं। सो द पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिसीव्स ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडायरेक्टरी दैट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इटसेल्फ। सो दीज हार्मोन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द pituitary, they are synthesized in the hypothalamus, and from there they are transferred through the nerves in the posterior part of the lobe of the pituitary, and from there they are released as per the requirement, और जब भी उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये देखिए ब्रॉडर जोनेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ये देखिए, ये दिस इज द एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस। हियर यू फाइंड सम न्यूक्लियस, ये कुछ न्यूक्लियस है। इसके ब्रेन के एक तरफ आपने ऑप्टिक कैजम पढ़ा होगा जब हम सेकेंड ईयर में ब्रेन का स्ट्रक्चर दूसरे कॉर्डेट एनिमल्स में पढ़ रहे थे। दिस इज मैमिलरी बॉडी, दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज मीडियन एमिनेंस, और यहाँ पर कुछ ऐसे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और दूसरे न्यूक्लियाई होते हैं। यहाँ आप एक बात ध्यान दीजिए कि एक आर्टरी आ रही है, ये आर्टरी आकर के यहां पर एक प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस बना रही है, जो एरिया अभी भी हाइपोथैलेमस में है। सो दिस एरिया इज रिच विथ सप्लाई, एंड देन इट सेंड्स द आर्टरीज टू अ पोर्टल सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ये वैसे ही पोर्टल सिस्टम बना रहा है जैसे लीवर में पोर्टल सिस्टम था। सो दिस इज द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द capillaries of the blood. So one artery is coming, taking along the oxygen and other nutrients, और वो आकर के पिट्यूटरी को यहाँ पर पूरी तरह से ऑक्सीजन और दूसरी चीज पहुंचा रहा है। Once the hormone is synthesized, this hypophyseal vein actually carries the hormone from here to another endocrine glands. यहां आप देख रहे हो, यहां जो ये न्यूक्लियस के साथ जो ये सारे एक्सॉन्स आ रहे हैं, दीज एक्सॉन्स एक्चुअली कंटिन्यूज टू दिस एरिया, एंड फ्रॉम देयर दे आर सीक्रेटेड हियर, एंड दे आर आल्सो सब कैपिलरी ऑफ बेड ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर रीजन आल्सो, विल सी लेटर। हाँ, अब ये पाया कहां से जाता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ब्रेन के बेसल पार्ट में, डायनसेफेलॉन के जो फ्लोर वाला हिस्सा है,
वहां पर क्या होता है कि एक बोन होती है जिसका नाम है स्फेनोइड बोन। ठीक है, ये स्फेनोइड बोन है। स्फेनोइड बोन में एक गड्ढे नुमा संरचना होती है जिसको हम सेल्ला टर्सिका कहते हैं। इसको सेल्ला टर्सिका के इस भाग को हम हाइपोफाइसियल फोसा भी कहते हैं। तो ये सेल्ला टर्सिका है जिसमें कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड बैठा हुआ रहता है। दिस इज द पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, दिस इज ऑप्टिक काइजमा, दिस इज मैमुलरी बॉडी एंड फ्रॉम दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी। अब देख रहे हो सारा नर्व सप्लाई यहाँ पर आ रहा है, अलग अलग जो न्यूक्लियाई होंगे पाराऑप्टिक सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई से, और ये जो है दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी। सो दिस इज द बेसल एक्सटेंशन ऑफ डाइसेफेलॉन। इसके ऊपर पहले थैलेमस होगा, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के नीचे फिर ये पिट्यूटरी है। So this is the lateral and inferior part is covered with sphenoid bone. This is surrounded by dura membrane of the brain. Brain का जो ड्यूरामीटर पायामीटर आपने पढ़ा होगा, तो ये ड्यूरल मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है। ठीक है, so let us go to the next slide. I'll skip this. Okay, so what do you find here? Here is the initial capillary plexus, that is this structure is found in the distal part of the hypothalamus from where the pituitary starts. तो यहाँ पर एक प्लेक्सस आप देख रहे हैं, यहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क है, जहाँ पर कि हमने देखा था कि इधर से एक हाइपोफाइसियल आर्टरी आ रही थी जो यहाँ ब्लड सप्लाई कर रही थी। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम यहाँ जनरेट हुआ, और इन कैपिलरीज के थ्रू इन कोशिकाओं को न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं। एंड इन दीज सेल्स दिस पिट्यूटरी साइट कहलाते हैं, ये जहाँ पर ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। सो दिस एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस एडिनोहाइपोफाइसिस, दे एक्चुअली synthesizes 6 hormones: TSH, thyroid stimulating hormone; FSH, follicle stimulating hormone; LH, luteinizing hormone; this is growth hormone or somatotropin; this is prolactin; this is adrenocorticotropin tropic hormone. And this posterior part of I have told you already that these hormones which are secreted from the neurohypophysis or the posterior pituitary, they are synthesized in the hypothalamus, and from there they reaches here through the axons of the nerves. यहाँ पर ये जमा होते हैं, यहाँ पर एक्सोसाइटिक वेसिकल्स बनाते हैं। फ्रॉम देयर दे आर रिलीज्ड इन द capillary network of the posterior pituitary, that is lying in the distal area of this part, and from there the ADH, anti-diuretic hormone, and oxytocin. So this posterior pituitary is producing only 2 hormones, whereas the anterior pituitary is producing 6 hormones. And these 6 hormones, the regulation of the secretion of the 6 hormones are executed through some other hormones from the hypothalamus. मतलब यहाँ जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, उनके सिक्रीट करने के लिए, उनको स्टिमुलेट करने के लिए सिक्रीशन को यहाँ से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। हाइपोथैलेमस से कुछ दूसरे हार्मोन्स आकर के ये बता रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, यू नीड टू सिक्रीट one of these hormones or more than one hormones from the right, and these hormones are synthesized in the hypothalamus, then they are carried to the pars nervosa part of the posterior pituitary, and from there they are released in the blood circulation. So we'll discuss this function of the pituitary hormones later. Now this is again, I'm skipping this slide. Okay, now so here is the hypothalamic control regulators listed and tabulated. देखिए हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकला, दैट इज GHRH, मीन्स ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. दिस हार्मोन एक्चुअली स्टिमुलेटेड द एंटीरियर पिट्यूटरी. इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, उनको उत्तेजित किया प्रोड्यूस करने के लिए. क्या प्रोड्यूस करने के लिए? ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोट्रोफिन भी कहते हैं. ठीक है,
इसी प्रकार से हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन और रिलीज होता है, दैट इज GHRIH, दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने से रोकने वाला हार्मोन। इसका एक दूसरा नाम सोमेटोस्टैटिन भी है, और ये जो ग्रोथ हार्मोन है मैंने आपको पहले कहा इसका नाम सोमेटोट्रोपिन है। सो दिस सोमेटोट्रोपिन जो होता है वो क्या कहते हैं, जिस काम को करता है, मतलब बॉडी के ग्रोथ को बढ़ाता है। सोमेटोस्टैटिन जो होता है वो इसके GH के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। दिस सोमेटोट्रोपिन के सिक्रीशन को इनहिबिट कौन कर रहा है, सोमेटोस्टैटिन से। सोमेटो वर्ड से मिलने वाले एक्चुअली 3 चीजें मिलेंगी आपको पिट्यूटरी के फंक्शन में, 2 मैं अभी बता रहा हूं, एक अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट। So this GHRH and GHRIH, they regulate the secretion of one GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, एंड दूसरा TSH। TSH का जो रिलीज होता है that is also regulated by these 2 हार्मोन्स। ये हार्मोन स्टिमुलेट करेगा, ये हार्मोन इनहिबिट करेगा। ये हार्मोन उसके रिलीज को बढ़ाएगा, ये उसके रिलीज को रोकेगा, क्योंकि इसमें फीडबैक सिस्टम होता है जिसकी हम बात करेंगे। तो ये GH जो होता है ग्रोथ हार्मोन, ये बॉडी के सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन पे काम करता है, जबकि जो TSH होता है दे एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड, एंड दिस GH ऑल्सो एक्ट्स ऑन द पैनक्रियाटिक आइलेट, ठीक है, एंड अदर टिश्यूज, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये मैं कह रहा था TRH जो होता है दे स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ TSH, and this GNRIH actually they inhibit the TSH inhibition। यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो बनते हैं पिट्यूटरी में, जो थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं या उनको उद्दीपित करते हैं, उसको TSH के रिलीज को रोकने का काम GHRIH ही करता है, ये यहां पे लिखा हुआ है। So this actually inhibits the secretion of TSH or thyroid stimulating hormone. Now the release of the thyroid is stimulated by TRH, that is thyroid releasing hormone। तो जो TSH है, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके रिलीज को स्टिमुलेट TSH करता है और इसको इनहिबिट कौन करता है, GHRIH। Similarly there is another hormone that is CRH, this is corticotrophin releasing hormone। नीचे लिखा हुआ है, देखिए नीचे लिखा हुआ है corticotrophin releasing hormone। This is secreted from the hypothalamus and this stimulates the secretion of ACTH, that is adrenocorticotropic hormone। adrenocorticotropic hormone, देखिए इसका नाम यहां पे लिखा हुआ है, right। Another is PRH, prolactin release prolactin release hormone है, and this will stimulate the secretion of PRL or prolactin। There is another hormone that is PIH, that is prolactin inhibiting hormone, prolactin के रिलीज को रोकने वाला हार्मोन। Similarly, there are 2 other hormones, they are LHRH or GnRH। LHRH luteinizing hormone releasing hormone, and this GnRH is gonadotropin releasing hormone। They actually stimulate the synthesis and release of FSH, follicle stimulating hormone, and LH, that is luteinizing hormone। So you can see that the secretion of the anterior pituitary hormone is regulated by the hypothalamus। So and there are certain hormones which actually not only stimulates the secretion of anterior pituitary hormones, rather the release is inhibited as well। इस रिलीज को रोका भी जाता है, मतलब उद्दीपन भी करते हैं और इसको बाधित भी करते हैं। जैसे थायराइड स्टिमुलेशन को उत्तेजित करने वाले TSH को उत्तेजित करने वाला TRH था, इसको रोकने वाला GnRH था। उसी तरह GH को रिलीज करवाने वाला GHRH था, इसको इनहिबिट करने वाला GHRIH था। उसी तरह से आपने देखा कि PRH है, PIH है। सो इन दिस वे द हाइपोथैलेमस
रेगुलेट्स और कंट्रोल्स, ये नियमित करता है, उसको नियंत्रित करता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो स्राव है, सिक्रीशन है, दैट इज बीइंग रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस. दिस विल डिस्कस, इसको मैं स्किप कर रहा हूं. सो कुछ देर पहले मैंने आपको कहा कि देयर इज अ फीडबैक सिस्टम. तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर हार्मोन्स का लेवल जो टारगेट ग्लैंड्स में है वो कम है, मीन्स द हार्मोन इज रिक्वायर्ड देयर टू फंक्शन फॉर द सेल्स टू एग्जीक्यूट इट्स फंक्शन, कि उन कोशिकाओं को, उन ऊतकों को काम करने के लिए हार्मोन की आवश्यकता है, टारगेट कोशिकाओं को, और वो हार्मोन का लेवल कम है ब्लड में. इन दैट केस यहां से स्टिमुलेशन होगा, तो ये पॉजिटिव फीडबैक है. ये पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा? दिस विल बी डिटेक्टेड बाय द हाइपोथैलेमस. से फॉर एग्जांपल कि बॉडी में मान लीजिए कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, या से फॉर एग्जांपल कि पानी की कमी हो गई, आदमी ने बहुत देर से पानी नहीं पिया है और उसके शरीर में क्या हुआ, पानी कम हो रहा है, एंड देयर इज नो एनी सोर्स फ्रॉम विच ही कैन टेक वाटर और प्रोक्योर वाटर टू ड्रिंक. मतलब वो किसी ऐसे जगह पे फंस गया है जहां पानी उसको मिल नहीं रहा है, किसी ऐसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में फंसा हुआ है जहां साफ पीने का पानी नहीं है, या डेजर्ट में फंस गया. अब उस कंडीशन में पानी है नहीं एंड हिज बॉडी नीड्स द वाटर. तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा कि जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ गया, देयर इज लेस वाटर इन द बॉडी. इन दैट केस दिस विल रिलीज द हार्मोन. अब ये मैं उसी प्रकार से अगर दूसरे कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं, दिस हाइपोथैलेमस विल रिलीज द हार्मोन. से फॉर एग्जांपल there is no adequate function of the thyroid gland is being seen, कि थायराइड ग्लैंड अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका थायरॉक्सिन का जो ब्लड लेवल, ब्लड में जो स्तर है, द ब्लड लेवल्स ऑफ थायरॉक्सिन हैज गॉन लोअर, वो कम हो गया है. इन दैट केस दिस विल स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस विल डिटेक्ट कि उसमें थायरॉक्सिन का जो कंसंट्रेशन है वो कम है. This will actually activate the anterior lobe of the pituitary. From that anterior lobe, the trophic hormones would be released. पहले तो ये TRH यहाँ से रिलीज करेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, फिर यहाँ से TSH रिलीज होगा, फिर ये जाके TSH काम करेगा कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड पे, एंड वहां से फिर थायरॉक्सिन रिलीज होंगे, है ना. मतलब यहाँ से फॉर एग्जांपल TRH रिलीज होगा, यहाँ से TSH रिलीज होगा, एंड दिस विल प्रोड्यूस द थायरॉक्सिन. सो इफ द लेवल ऑफ द ब्लड लेवल ऑफ द हार्मोन्स गोज डाउन, इन दैट केस अ काइंड ऑफ स्टिमुलेशन takes place that actually stimulates the hypothalamus, that later on stimulates the anterior lobe of pituitary to release certain hormones. लेकिन अब अगर ब्लड में हार्मोन का लेवल बढ़ गया, क्योंकि से फॉर एग्जांपल कि अगर थायरॉक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ब्लड में, इन दैट केस रेज्ड ब्लड लेवल ऑफ द थायरॉक्सिन विल सेंड अ नेगेटिव फीडबैक. वो ये हाइपोथैलेमस को खबर जाएगी कि भाई थायरॉक्सिन तो जरूरत से ज्यादा हो गई. सो दिस इज द काइंड ऑफ नेगेटिव फीडबैक. ये नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा? दिस विल एक्चुअली एक्टिवेट द रिलीज ऑफ सम इनहिबिटरी हार्मोन, जैसे कि GHRIH जो हार्मोन था, दैट वाज इनहिबिटरी हार्मोन, वो रिलीज होगा एंटीरियर पिट्यूटरी को. वो क्या करेगा? यहां से TSH के स्राव को बंद करा देगा. ठीक है. सो दैट्स वे द साइकिल गोज. हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस सम रिलीजिंग हार्मोन that activates the lobe of the anterior lobe of the pituitary to produce some trophic hormone. Those trophic hormones goes and acts on the target endocrine gland. So this raises the blood levels. After the use hormones, the blood hormone level goes down. This stimulates the production of further hormone, and once the blood hormone level is raised, it sends the negative signal, negative feedback signal to the hypothalamus to inhibit the production of that hormone. ठीक है. सॉरी. जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और एंटीरियर पिट्यूटरी, आप देख रहे हो कि दिस 85% ऑफ द ग्लैंड इज एंटीरियर पिट्यूटरी. दिस इज द
structure of the hormone that is observed under the 5x और 10x objective of the microscope, ये आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा. थोड़ा सा आप इसका बढ़ा देंगे तो ये 40x पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा. So this is adenohypophysis and this is the nervous tissue, neuronal tissue. So this is the posterior lobe that is showing the pars nervosa, और ये this is the adenohypophysis area. उसको हम ये देखते हैं. और आप देखिए फर्दर कि एंटीरियर लोब हैज 3 डिवीजन, पार्स डिस्टैलिस, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, देन पार्स इंटरमीडिया एंड द पार्स ट्यूबरेलिस. और जो पोस्टीरियर लोब है दैट इज पार्स नर्वस. सो दिस इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस. दिस इज द पार्ट ऑफ adenohypophysis or anterior pituitary. So what do you see? This pars distalis is the largest. I have told you already some slides back. ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं. पार्स इंटरमीडिया जो होता है ये ह्यूमन बीइंग में बहुत कम विकसित होता है. इन अदर रेप्टाइल्स एंड अदर एनिमल्स दिस इज हाईली डेवलप्ड. और इसलिए कि जो पार्स इंटरमीडिया का काम है, दे सीक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड एज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो एक्चुअली स्किन में जो स्किन कलरिंग पिगमेंट होते हैं, इसकी वजह से स्किन का जो कलर ब्लैक होता है, मेलेनोसाइट नाम का एक पिगमेंट होता है, रंजक होता है, इसके रिलीज को स्टिमुलेट करता है. मतलब अगर MSH का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जो स्किन होगा वो थोड़ा काले तरह का हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा व्हाइट रहेगा. ठीक है. And this is very poorly defined in human beings, although this area is there, but this is not distinguishable. ये बहुत. Then the pars tubralis, that is the upward extension. इस पे आगे की तरफ pars tubralis होता है, and this is the pars nervosa. Now, microscopically in the interior pituitary, posterior pituitary हमने आपको बता दिया को nervous tissue है. एंटीरियर पिट्यूटरी में आपको 5 अलग अलग तरह की कोशिकाएं दिखेंगी. यू फाइंड 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूसिंग 5 डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स एंड हैविंग द एफिनिटी विद द डाइज डिफरेंटली. जैसे एक ये जो पिंक वाले जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज पिंक सेल्स आर एसिडोफिलिक सेल्स. मतलब कि दे गेट्स स्टेन्ड बाय द एसिडिक स्टेन्स. ठीक है. और कुछ होते जो पर्पल वाले हैं, दीज आर द बेसोफिल. बेसोफिल मतलब दे गेट्स स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई, बेसिक स्टेन्स. तो जो एसिडोफिल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 तरह की होती हैं. एक को हम कहते हैं सोमेटोट्रॉप, विच प्रोड्यूसेस द ग्रोथ हार्मोन, एंड अदर आर कॉल्ड एज लैक्टोट्रॉप. We'll actually discuss this further also. एक somatotrop है, another is lactotrop. Similarly, 3 kind of basophil cells are there in the adenohypophysis or anterior pituitary. One is corticotrop that produces the corticotropin or ACTH, adrenocorticotropic hormone. दूसरा होता है थायरोट्रॉपिक दैट प्रोड्यूसेस TSH और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फिर तीसरे तरह का जो होता है उसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन दैट प्रोड्यूसेस FSH एंड LH. दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, सो स्किपिंग दिस. राइट. तो अभी मैंने कहा ना, सोमेटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? एसिडोफिल होते हैं. एंड द हार्मोन्स दैट आर द सोमेटोट्रॉप्स हार्मोन प्रोड्यूसेस द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन. They are regulated by the GHRH and GHIH. We have discussed it already. Similarly, this thyrotrop is basophil. It has been written here. Thyroid stimulating hormone. They are regulated by TRH and GHIH. We have discussed already. Similarly, the gonadotrops are basophil. Lactotrops are acidophil. ये मैंने आपको पहले बताया कि ये PRL या प्रोलैक्टिन रिलीज करते हैं. ठीक है. ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये गोनेडोट्रॉप्स होते हैं जो बेसोफिल होते हैं, ये एसिडोफिल हैं. एंड दिस कॉर्टिकोट्रॉप्स, दे आर वीक बेसोफिल. ये भी बेसोफिल ही होते हैं. आई टोल्ड यू दे प्रोड्यूस ACTH. एंड बिसाइड दैट द कॉर्टिकोट्रॉप्स आल्सो produces melanocyte stimulating hormone that actually
secretes from the pars intermedia, ये जो intermediate lobe होता है anterior और posterior pituitary के बीच में, जो एक dividing junctional area होता है, ठीक है. Their hypothalamic control is through CRH और corticotropic releasing hormone, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. So in this figure you find 5 types of cell. One is alpha cell. These are the somatotrophs and acidophil. These are the lactotrophs that produces prolactin, and they are also acidophil. Similarly, this is the delta cell. They are gonadotrophs, they are basophil. This beta cell, they are thyrotroph, they are also basophil. And this gamma cell, they are corticotrophs and they are weakly basophil. So 5 types: alpha, beta, gamma, delta and epsilon. So 5 types of cells you are seeing in this diagrammatic illustration of the histological structure of pituitary. इसमें आप देखिए कुछ साइनोसॉइड्स भी हैं, कुछ दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, और ये सारी चीजें आपको histological structure में दिखती है when the slide of the pituitary gland is observed under the microscope. This we have discussed already. The pink cells are acidophil. उसी का एक extension है, pink cells are acidophil that produces growth hormone or the somatotrophin and lactotrophs or prolactin. The purple cells are corticotrophs. They are basophils actually. Corticotrophs are weak basophil and thyrotrophs and gonadotrophs are strong basophils. So corticotrophs produces ACTH and MSH, and thyrotrophs produces TSH, gonadotrophs produces FSH and LH. Now hypothalamic pituitary axis. There are some axis. Axis means the pathway of secretion and action. तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, एक है यहाँ से TRH. This TRH released from hypothalamus. It acts on the pituitary, and then pituitary produces TSH that goes to the thyroid gland. So this is hypothalamic pituitary thyroid axis. Similarly, there is a hormone that is gonadotrophin release hormone produced from hypothalamus. They act on the anterior pituitary and produces gonadotrophin, LH and FSH that acts on the gonads or the testis and ovary. Similarly, another hormone is PRL. That is being secreted from the mammary gland. So this PRH hormone is secreted. Similarly, there is another hormone that is GH, growth hormone. इसका कंट्रोल कैसे होता है? It acts on the liver and produces some insulin-like growth factor. Insulin-like growth factors are the mediators for the action of growth hormone. जो सोमेटोट्रोफिन होते हैं उनके एक्शन के लिए इंसुलिन और इंसुलिन जैसे सहकारकों की आवश्यकता पड़ती है. इसके बिना वो एक्ट नहीं कर सकते. We'll see further while studying the function of this pituitary gland, जो हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे. उसी प्रकार से एक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है. CRH corticotrophin रिलीज हार्मोन यहाँ से सीक्रेट हुआ that acts on the adrenal gland that is located on the anterior part of the kidney. वहाँ पे होता है. वहाँ से एड्रिनल कॉर्टिकल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं, एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोन, वो प्रोड्यूस होते हैं. राइट. नाउ वी आर नाउ स्टडिंग द फंक्शन ऑफ anterior pituitary hormone. So first we are actually studying the function of growth hormone, जिसको हम STH या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं. यहाँ लिखा हुआ है दिस इज मेड अप ऑफ 191 एमाइनो एसिड सिंगल चेन. 191 अमीनो वाली एकल को ये श्रृंखला होती है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो आणविक भार है, दैट इज ये 22,005. ठीक है. दिस इज रेगुलेटेड बाय GHRH एंड GHRIH. GHRIH ऑल्सो कॉल्ड एज सोमेटोस्टैटिन. ये हम पहले बता चुके हैं. इसका जो पीक सिक्रीशन होता है, आप देखिए कि किसी भी आदमी के शरीर की जो हाइट बढ़ती है वो कब बढ़ती है?
वो तब बढ़ती है जब वो किशोरावस्था में होता है, और किशोरावस्था के टाइम में इस हार्मोन का सिक्रीशन अपने पीक पे होता है। सबसे ज्यादा सिक्रीशन इस हार्मोन का इसी अवस्था में होता है, एंड डिक्लाइंस विथ एज, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, आदमी की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे इस हार्मोन का सिक्रीशन कम होता जाता है। मतलब जो ग्रोथ पैटर्न है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द माइटोसिस एंड सेल ग्रोथ। ये कोशिकाओं में जाकर के वहां पर समसूत्री विभाजन और कोशिकाओं की वृद्धि को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। साथ साथ सेल डिफरेंशिएशन, जो कोशिकाओं का विभेदन है, जो स्टेम सेल जैसी कोशिकाएं जो कुल बनती हैं वो विभेदित होते, कोशिकाओं का बनना, उनकी वृद्धि करना, उनका विभेदन करना, ये दीज ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन। शरीर को और शरीर के दूसरे अंग तंत्रों को विकसित होने के लिए ये तीन प्रक्रियाएं अब अत्यावश्यक है। इस कोशिका विभाजन होना चाहिए, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होनी चाहिए और उसमें विभेदन होना चाहिए। उसी प्रकार से जो कार्टिलेज है, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती है या जो ऑस्टियोजेनिक कोशिकाएं होती हैं, उन पर भी ये प्रोटीन का डिपोजिशन बढ़ाता है, उनके एपिफाइजल एंड को बढ़ाता है, जो बोन्स होती हैं उसकी लंबाई को बढ़ाता है, वहां पर प्रोटीन का डिपोजिशन करवाता है, कैल्शियम का डिपोजिशन कराता है, और ये क्या करता है कि कार्टिलेज और बोन की वृद्धि को स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है, जिससे कि क्योंकि अगर बोन्स का स्ट्रक्चर जो स्केलेटल सिस्टम है अगर वो ग्रो नहीं करेगा तो आदमी की हाइट नहीं बढ़ेगी, शरीर का ढांचा जो है विकसित नहीं होगा प्रॉपरली। सो दीज आर द प्राइमरी फीचर फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जो कि होता है। इसके अलावा इसके कुछ मेटाबॉलिक इफेक्ट भी होते हैं, कुछ उपापचयी प्रभाव भी होते हैं, जैसे इट इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का संश्लेषण बढ़ाता है, एमिनो एसिड का संश्लेषण बढ़ाता है, लेकिन प्रोटीन का जो कैटाबॉलिज्म है, अपघटन है, अपचयन है, इन चीजों को वो कम करता है। मतलब प्रोटीन और अमीनो एसिड्स का निर्माण हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मसल्स सेल्स रिक्वायर प्रोटीन, द बोन्स रिक्वायर प्रोटीन फॉर इट्स फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। तो शरीर के जो अलग अलग शरीर के जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके ग्रोथ को बनाए रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रोटीन का अपघटन या अपचयन नहीं होता, उनका लगातार सिंथेसिस और डिपोजिशन होता है अलग अलग कोशिकाओं में, ऊतकों में। तीसरी बात, ये मोबिलाइजेशन ऑफ लिपिड को बढ़ाता है, मतलब जो शरीर में जो उपस्थित वसाएं होती हैं उनको ये मोबिलाइज करता है, जिससे क्या होता है कि उन वसाओं से ग्लूकोज और प्रोटीन वगैरह का निर्माण होता है। बेसिकली ग्लूकोज का निर्माण ज्यादा होता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कुछ अजीब तरह से ही प्रभावित करता है। स्लाइड दिखाता हूं आपको कि दिस इज द एक्शन ऑफ दिस ग्रोथ हार्मोन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। व्हाट यू सी, दिस डिक्रीजेस द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी। ये ऊर्जा के लिए ग्लूकोज के उपयोग को कम करता है, मतलब ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग नहीं होने देता। इट इनहेंसेस द डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन, ये क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। एंड दैट वाई व्हाट वन ऑफ द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन इज टू इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ग्रोथ हार्मोन जब बढ़ेगा तो इंसुलिन का सिक्रीशन भी बढ़ेगा, दैट विल एक्चुअली स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस एंड द सेल शुड यूज लेस ऑफ द ग्लूकोज एज ए एनर्जी सोर्स। तो अब एनर्जी सोर्स के लिए कहां से आएगा ग्लूकोज? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि इसमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा फैट रिलीज होते हैं और वो ग्लूकोज बनाते हैं और वो कोशिकाएं यूज करती हैं। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट से प्रोड्यूस होने वाला जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। और जब आप ज्यादा फैट को मेटाबॉलाइज करोगे एनर्जी सोर्स के लिए या ज्यादा फैट को यूज करोगे, इन दैट केस कुछ कीटो एसिड बनते हैं। मैं पिछले स्लाइड में बताना आपको भूल गया, शायद लिखा हुआ है कि उससे कीटोजेनिक इफेक्ट होता है कि एसिटो एसिटिक एसिड, 5 हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, एसीटोन वगैरह कुछ ऐसे कीटोन बॉडीज होते हैं जो क्या करते हैं, एसिडोसिस को बॉडी में बढ़ाते हैं। ये सारी चर्चा उसकी कीटो जेनिक इफेक्ट की चर्चा जो है हम लिपिड मेटाबॉलिज्म जब पढ़ेंगे तब हम वहां पढ़ेंगे। सो द
secretion of the excessive secretion of the growth hormones are ketogenic. वो कीटोजेनेसिस को बढ़ाता है, कीटोन बॉडी के सिंथेसिस को बॉडी में बढ़ाता है। जब इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ेगा, दैट इज ये दिस इंसुलिन इज कंपल्सरी फॉर द एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इट हैज बीन ऑब्जर्व कि अगर किसी के आदमी के शरीर में उसके आप पैनक्रिएटिक आइलेट क्वाइलेट ऑफ लैंगरहैंस को अगर आप डिस्ट्रॉय कर दें या निकाल दें, इन दैट केस द ग्रोथ हार्मोन डजंट वर्क। सो इट हैज बीन स्टैब्लिश, ये स्थापित किया गया है, जा चुका है कि बिना इंसुलिन के ग्रोथ हार्मोन अपना काम नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट एंड इंसुलिन आर नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिक एक्शन ऑफ द हार्मोन। बिसाइड्स एक और काम ये करता है, ये क्या करता है कि शुरू में ये ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ाता है फैट के मोबिलाइजेशन से। उससे क्या होता है कि एक बार सारी कोशिकाएं ग्लूकोज तेजी से ले लेती है, बट वंस द सेल्स गेट सैचुरेटेड द एलिवेटेड लेवल ऑफ द ग्लूकोज प्रोड्यूसेस द डायबिटिक कंडीशन। वो क्या करता है कि डायबिटीज जैसा कंडीशन प्रोड्यूस करता है, जिसको पिट्यूटरी डायबिटिक कहते हैं। और इस डायबिटीज को ठीक करने के लिए ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज सच काइंड ऑफ डायबिटीज इज इंसुलिन इनसेंसिटिव। हालांकि ये थोड़ा एबनॉर्मल इफेक्ट है, बट इट कैन हैपन। दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला था, मैंने दो तरह के सोमेटो बताए थे, एक सोमेटोट्रोपिन बताया, दूसरा सोमेटोस्टैटिन बताया, जिसको हम GHRIH, वो सोमेटोस्टैटिन था। एक सोमेटोमेडिन नाम का एक दूसरा पदार्थ और होता है। वंस द ग्रोथ हार्मोन गोज टू द लीवर, वहां जाकर के वो सोमेटोमेडिन नाम का एक पदार्थ बनाता है। और लीवर ही नहीं, कुछ दूसरे ऑर्गन, लोग ऑर्गन भी जहां पर ये जाता है ये ग्रोथ हार्मोन, वहां पर ये प्रोड्यूस होता है। और सोमेटोमेडिन अगर नहीं बनेगा, if the somatomedin is not produced, in that case it has been observed that the growth hormone doesn't work। क्योंकि अफ्रीका में एक पॉपुलेशन है पिग्मीज का, बौने लोगों का पॉपुलेशन, वहां ये देखा गया है देयर इज कंजेनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ सोमेटोमेडिन। वहां पर सोमेटोमेडिन जो है वो जन्मजात कमी होती है, कुछ जीनिक एबनॉर्मलिटी के कारण, जीन के असामान्यता के कारण वहां पर जन्मजात कमी होती है सोमेटोमेडिन की। सोमेटोमेडिन के कई तरह के रूप पाए गए हैं, जिसमें सोमेटोमेडिन सी की स्टडी ज्यादा की गई है। और यह देखा गया है कि जैसे मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन गेज हुआ ना ब्लड में, तो उसकी हाफ लाइफ मुश्किल से 30 मिनट की होती है। लेकिन ये सोमेटोमेडिन जो होता है वो क्या करता है कि ब्लड में जो हार्मोन कैरियर होते हैं उनके साथ इस ग्रोथ हार्मोन को अटैच करा देता है, जिससे कि क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है। और उसके हाफ लाइफ बढ़ने के कारण द फंक्शनिंग ऑफ दिस हार्मोन बिकम्स बेटर। ठीक है, चलिए नाउ दिस इज द साइकिल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जैसे सुबह 8 बजे तो बहुत कम है, देखिए नैनोग्राम पर ml प्लाज्मा है ये। सुबह 8 बजे तो 5 के आसपास है, 12 बजे ये 30 हो गया दिन में, पर्टिकुलरली अगर आप हैवी एक्सरसाइज। इसलिए जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना, उनके बॉडी की ग्रोथ आप अच्छी देखते हो। क्यों देखते हो? बिकॉज द स्ट्रेनस एक्सरसाइज एक्चुअली इंक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो स्ट्रेनस एक्सरसाइज में दिन के 12 बजे 30 के आसपास चला गया, देन अगेन इट बिकम्स लोअर है 8 बजे यहाँ है 15 के आसपास, 15 नैनोग्राम के आसपास। फिर रात में सोते समय इस हार्मोन का सिक्रीशन अच्छा खासा होता है। सो दिस इज द साइकिल इन विच दिस हार्मोन इज सीक्रेट इन डायरनल रिदम, या जो हमारी जो दैनिक चक्र जो होता है उसमें जो पैटर्न होता है इस हार्मोन के सिक्रीशन का, वो इस प्रकार से होता है। नाउ दिस इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम है? दिस एक्चुअली स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड। ये क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है किस चीज के प्रोडक्शन के लिए? थायरॉक्सिन के, इसको T4 भी कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे एक्चुअली जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, इसकी डिटेल पढ़ेंगे। और दूसरा होता है T3। तो T4 एक थायरॉक्सिन होता है, दूसरा T3 होता है। ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं थायराइड से, और इस थायराइड के संश्लेषण और रिलीज के लिए, उसको ब्लड में रिलीज करने के लिए ये TSH उत्तेजित करता है, मतलब उद्दीपित करता है। तो दिस एक्चुअली स्टिमुलेट द सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन
एंड अदर हार्मोन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये सबसे कम इसका सिक्रीशन सुबह होता है और सबसे ज्यादा रात में होता है, और इसका सिक्रीशन भी निगेटिव फीडबैक से रेगुलेट होता है, मैंने आपको कहा। सिमिलरली अनदर इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। इसको मैं आपको बता चुका हूं, जो CRH होता है हाइपोथैलेमस, दैट एक्चुअली स्टिमुलेट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी टू प्रोड्यूस ACTH। ACTH का काम क्या है कि ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है। देयर इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। कोलेस्ट्रॉल से ही स्टेरॉइड हार्मोन बनता है, ये मैंने बताया हुआ है पहले आपको पिछले लेक्चर में। एंड दैट एक्चुअली इंक्रीजेस द आउटपुट ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, जिसमें कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोन है, कुछ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, एल्डोस्टेरॉन होता है। इसमें से कॉर्टिसोल के सिक्रीशन को बेसिकली ये ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। उसी प्रकार से इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा सुबह 8 बजे होता है और रात में कम हो जाता है। ये थायराइड और पिट्यूटरी के मामलों के से कंपेयर करें तो कहानी उल्टी है, ठीक है। और ये डिस्टर्ब होता है, अगर स्लीप पैटर्न आपका बदल जाती है, सारी चीजें बदलती हैं। अगर आप रात में देर तक जग रहे हो या आपको जेट लैग है, इन दैट कंडीशन द सिक्रीशन ऑफ दीज हार्मोन्स इज डिस्टर्ब। ये जब हाइपोग्लाइसेमिया होता है, मतलब जब शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, आदमी एक्सरसाइज करता है, फीवर होता है, या फिर कोई इमोशनल भावनात्मक तनाव की अवस्था हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, इन दैट कंडीशन दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड मोर, इसका भी निगेटिव फीडबैक होता है। देन दिस इज द एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक्चुअली इसका जो मैंने बता दिया आपको, ये PRH और PIH जो वहां से सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस से, उससे एक्टिवेट होता है। So those PRH और प्रोलैक्टिन is secreted from the adrenal pituitary, anterior pituitary, and the target tissue is lactiferous cells of the breast। ये ब्रेस्ट के स्तन के जो दूध बनाने वाली जो ग्रंथियां हैं, लैक्टिफेरस ग्लैंड्स, उस पर एक्ट करता है, और ये चाइल्ड बर्थ के बाद ये एक्टिवेट होता है। इसमें इस्ट्रोजन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इंसुलिन, थायरॉक्सिन जो होता है, ये ब्रेस्ट को तैयार करते हैं मिल्क सिक्रीशन के लिए, और जो मिल्क का बनाने का काम कौन करता है, ये प्रोलैक्टिन ही करता है। तो दिस द एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन इज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मैमरी ग्लैंड ऑफ लैक्टेटिंग फीमेल। इसका एक्शन क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन के साथ। ये मेंस्ट्रुएशन के पहले, जब मासिक ऋतु चक्र शुरू होता है, उससे पहले जो ब्रेस्ट होता है थोड़ा ज्यादा टेंडर हो जाता है, एंड दिस इज द एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन दैट डज इट। इसका अगर हाइपो सिक्रीशन होगा तो मिल्क का सिक्रीशन कम होगा, हाइपर सिक्रीशन होगा तो गैलेक्टोरिया हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं कि गैलेक्टोज की जो है उसकी कमी हो जाएगी, एमिनोरिया हो जाएगा, मतलब ऋतु चक्र आना बंद हो जाएगा। और बेसिकली शिशु जब स्तनपान के लिए चूसता है स्तन को ना, तो उस समय प्रोलैक्टिन जो होता है उसका सिक्रीशन स्टिमुलेट होता है। मेल में ये देखा गया है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, इसकी कमी। अब इसे गोनेडोट्रोफिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से बन रहे हैं, उसका काम यह है कि प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था के पश्चात ये दोनों हार्मोन FSH और LH, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, ये दोनों सिक्रीट होते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंड दे एक्ट ऑन द गोनैड्स, testis and ovary to produce estrogen and progesterone to regulate the function of the reproductive system of the body। ये LH को हम ICSH या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो ये देखिए फीमेल में क्या होता है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करेगा। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए जरूरी है, एस्ट्रोजन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और ओव्यूलेशन के लिए या जो अंडों के निर्माण के लिए जरूरी है। मेल में FSH जो होता है वो स्पर्म के निर्माण को उद्दीपित करता है, और जो LH है वो क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करने में मदद करता है, ठीक है। ये अब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आ रहे हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमने डिस्कस किया था कि दो हार्मोन निकलते हैं, वन इज ADH, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं।
डायरेसिस मतलब होता है कि रिलीज ऑफ द यूरिन इन द बिग अमाउंट, है ना, कि यूरिन का ज्यादा मात्रा में जो निकलना होता है उसको हम डायरेसिस कहते हैं। बेसिकली इट प्रिवेंट द एक्सेसिव यूरिनेशन, या जो ज्यादा पेशाब निकलने की क्रिया को ये बाधित करता है। इसका काम क्या है? मेन फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज टू रिड्यूस द यूरिन आउटपुट। यूरिन जितना निकलता है बॉडी से उसको ये कम करता है, क्योंकि ये जो किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं उसके कलेक्टिंग डक्ट और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वह पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और वंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी गोज अप, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो फिर जो हाइपोथैलेमस है उसको बनाता, ये सेंस करता है और फिर ये इस हार्मोन को रिलीज कराता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो बेसिकली जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं कि रक्त में पानी की मात्रा कम हो रही है, इसको सेंस हाइपोथैलेमस करता है और फिर ये इसके सिक्रीशन को रिलीज करता है। दूसरी बात ये होती है कि जब शरीर से हैवी ब्लड लॉस होता है तो ये जो एडीएच ये क्या करता है कि जो स्मूथ मसल्स होता है, ब्लड वेसल्स होता है, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको संकुचित करते हैं, जिससे कि ब्लड का लॉस रोका जा सके। और उसके कारण सिंस दे कंप्रेसेस द ब्लड वेसल्स, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज वेसोप्रोसीन। इसकी डेफिशिएंसी से पॉलीयूरिया होता है, बहुमूत्र रोग कहते हैं उसको, बार बार पेशाब जाने की इच्छा जो होती है इसको पॉलीयूरिया कहते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसीज ऑफ दिस हार्मोन। सेन अनदर इज ऑक्सीटोसिन। एक्चुअली ऑक्सीटोसिन का काम क्या है कि चाइल्ड बर्थ के टाइम जो गर्भाशय का जो मुंह है, उसकी जो दीवार है, उसमें ये कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं जिससे कि शिशु का जन्म आराम से हो सके। और होता क्या है कि ये ऑक्सीटोसिन नॉर्मली बर्थ के टाइम तो सीक्रेट होता है, जब शिशु का मुंह का जो हेड है, सिर है, वो जब यूट्रस के मुंह पे आता है, वहां जब वो थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो वहां पे क्या होता है कि दिस डिस्टेंशन ऑफ द, ये जो यूट्रस का सर्विक्स है, वहां जो स्ट्रेच आता है मसल्स में, इसकी वजह से कुछ सेंसरी सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस को, एंड दैट एक्चुअली स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू प्रोड्यूस मोर ऑक्सीटोसिन, जिसके कारण कंट्रैक्शन बढ़ जाता है। और कंट्रैक्शन बढ़ने के कारण शिशु का जन्म आसानी से हो सकता है। तो अगर ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे तो चाइल्ड बर्थ प्रॉपरली होएगा नहीं, सीजरियन करना पड़ेगा। नॉर्मल दूसरा कि ये जो दुग्धपान जब शिशु करता है तो उस समय भी जो मेमरी ग्लैंड्स के जो मीजोथेलियल मसल्स होते हैं उनको, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि बच्चा जो है दूध आराम से पी सकता है। क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चा जब स्तन को मुंह लगाता है तो उस समय ये हार्मोन सीक्रेट होता है, इससे दूध वहां रिलीज होता है। तो ये प्रोलैक्टिन के साथ ये हार्मोन भी दुग्धपान में मदद करता है। आमतौर पर मेल में इसका बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कुछ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इंपोर्टेंसी जैसी कुछ चीज हो। नाउ पिट्यूटरी एबनॉर्मलिटी, पिट्यूटरी से होने वाली जो एबनॉर्मलिटी है उससे आप सामान्यता है क्या क्या है कि अगर ओवर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का होगा तो जाइगेंटिज्म या विशाल कायकता हो जाएगी, आदमी दानव के आकार का, मतलब बहुत लंबा चौड़ा जैसा हो जाएगा। ठीक है, इसकी कमी होगी तो बौनापन आ जाएगा, जिसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। इसका एक्सेस सिक्रीशन अगर होगा खासतौर से मिडिल एज में तो ये एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली में क्या होता है कि न तो सिर्फ शरीर बड़ा होता है, इसकी बोन का ग्रोथ भी बड़ा अजीब सा होता है। अभी हम एक फोटोग्राफ आपको दिखाएंगे, इसमें पता चलेगा कि जो नॉर्मल बोन कहीं कहीं से निकल जाते हैं, कुछ गठाने पड़ जाती है खासतौर से हड्डियों के ज्वाइंट वगैरह पे, या जैसे कि हाथ के जो बीच वाली ह्यूमरस ट्यूबियोफिब्रा के बीच में उसके ज्वाइंट है, घुटनों के ज्वाइंट्स हैं, वहां हड्डियां ज्यादा निकल जाती हैं, चेहरे का चिन्ह बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हड्डियों का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, खासतौर से फेस पे ये ज्यादा होता है। और जो हाइपर सिक्रीशन जो एंटीरियर पिट्यूटरी का होता है, ये होता है आमतौर पर जो ग्रोथ हार्मोन, रिलीज हार्मोन होता है उसकी वजह से, या पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर हो गया जिसकी वजह से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सेस जीएस क्या करेगा, ये बोन और कनेक्टिव टिश्यू के ग्रोथ को बढ़ाएगा, हृदय बड़ा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ग्लूकोज का टॉलरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इससे पिट्यूटरी डायबिटिक होने की हो जाएगी। और फिर डायबिटीज मेलाइटस, जो आमतौर पर इंसुलिन की कमी से होने वाला डायबिटीज जो होता है, जिसको हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, उसके होने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे जाइगेंटिज्म हो जाता है, जिससे कि बॉडी प्रोपोर्शन इसमें जाइगेंटिज्म नॉर्मल रहता है, लेकिन एक्रोमेगाली में नहीं होता।
अभी हम देखें फोटोग्राफ, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे ये हाइपोसिक्रीशन जो होता है, अगर हाइपोथैलेमस में कोई ट्यूमर हो गया, पिट्यूटरी में ट्यूमर हो गया, और ऐसा ट्यूमर हो गया जो नॉन सिक्रेट, जो एपिथेलियल नहीं है या कोई दूसरे तरह के सेल्स का ट्यूमर है, उससे क्या होता है कि सिक्रेटरी सेल्स कम हो जाते हैं, इसकी वजह से हो सकता है। या फिर ब्रेन में फ्रैक्चर हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, या ग्लियोमा हो गया, कोई कैंसर एक है, मेनिंजियोमा हो गया, या कोई मेनिंजाइटिस एक जो बीमारी है उसका इन्फेक्शन हो गया, इंसेफेलाइटिस एक बीमारी है, ये हो गया, सिफिलिस हो गया, इस्चेमिक निक्रोसिस की वहां ब्लड सप्लाई किसी वजह से कैपिलरी के ब्लॉक होने की वजह से कम हो गया, या मान लीजिए ब्रेन ट्यूमर था, वहां पर रेडियोथेरेपी दी गई, आयनाइजेशन रेडिएशन दिया गया, केमियोथेरेपी दी गई, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स दिए गए। तो इन कंडीशंस में क्या होता है, दिस लीड्स टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स का जो स्राव होता है वो कम हो जाता है। इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? वन इज साइमन्स डिजीज, ये हाइपोफंक्शन जो होता है, ये इस्चेमिक निक्रोसिस, जैसे मैंने कहा कि ब्लड कैपिलरीज के ऑक्लूड होने से या ब्लड कैपिलरीज में कोई ब्लॉक आ जाने से होता है। ये आमतौर पोस्टीरियर लोब को कम इफेक्ट करता है, और इससे थायराइड, एड्रीनल और गोनेडोट्रोपिन जो होता है इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि ACTH की जो डेफिशिएंसी होती है, बहुत फैटल होती है, इससे आदमी मर सकता है, उसकी जान जा सकती है। दूसरा एक सिहान सिंड्रोम होता है, जो नेक्रोसिस की वजह से इसमें हाइपोसिक्रीशन होता है। और इसमें क्या होता है कि चाइल्ड बर्थ जो होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से ये सिहान सिंड्रोम पैदा हो जाता है, और ये हाइपोसिक्रीशन की क्रिया होती है। उसी प्रकार से पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है, जिसको लोरेन लेवी सिंड्रोम कहते हैं। इसमें स्मॉल स्टेचर का होगा, लेकिन प्रॉपर प्रोपोर्शन में होगा, मेंटल डेवलपमेंट उसका इफेक्ट नहीं होगा। और प्यूबर्टी यानी कि जो किशोरावस्था या उससे जो एक सेक्सुअल मैच्योरिटी की क्रिया है वो बाधित नहीं होती, डिलेड हो जाती है, विलंबित हो जाती है। जो फ्रोनिक्स हार्मोन है, ये पैन हाइपोथायरॉयड मतलब ये जो थायराइड जो ग्लैंड है उसे निकलने वाले जितने हार्मोन हैं वो सारे के सारे अगर प्रभावित हो तो उसको हम पैन हाइपोथायरॉयड कहते हैं। और इसमें खास तौर से डेफिशिएंसी होती है LH और FSH की। इससे सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होता, जो लैंगिक वृद्धि होती है, लैंगिक परिपक्वता होती है वो नहीं आती, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, आदमी दिमाग से कमजोर होगा, कुछ सीखेगा नहीं, और उसके बाद महिलाओं में ये स्टेबिलिटी हो जाती है। तो ये देखिए सिंड्रोम, ये इससे पहले वाली स्लाइड थी, जो फोटोग्राफ दिखाए हुए हैं लॉरेन लेवी और फ्रोलिक सिंड्रोम और सिमन्स डिजीज वगैरह सबके, तो आप देख लेना प्रेजेंटेशन को। दिस इज द फेस ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्रोमीगैली। एक्रोमीगैली का पेशेंट है, इसका चिन्ह देखिए, इसके बॉडी का ग्रोथ देखिए, इसका हेड वाला स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ निकला हुआ होगा ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह से जो बोन का जो ग्रोथ है दैट इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है एक्रोमीगैली में। हाइपर प्रोलैक्टीमिया, इसमें क्या होता है कि ये हार्मोन सिक्रीटिंग ट्यूमर के कारण ज्यादा प्रोलैक्टिन निकलता है, इससे मिल्क का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं होगा और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाएगी। महिलाओं में स्टेरिलिटी यानी कि मतलब संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। पुरुषों में नपुंसकता है। उसी प्रकार से एक डायबिटीज इंसिपिडस करके एक बीमारी होती है, ये एक्चुअली पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हाइपोसिक्रीशन से होता है। इसमें क्या होता है कि ADH की कमी हो जाती है, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बहुमूत्र रोग होता है। तो इसमें क्या होता है, शुगर से लेना देना नहीं है, इसमें बेसिकली ऑस्मोटिक जो रेगुलेशन है बॉडी का वो प्रभावित होता है। तो ये अगर हाइपोथैलेमस में कोई डैमेज होता है, ट्रॉमा, ट्यूमर या इंसेफेलाइटिस वगैरह की वजह से, तो जो रीनल ट्यूब्यूल होते हैं, नेफ्रॉन्स जो होते हैं, उसमें जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिसकी वजह से एक्सेसिव डाइल्यूटेड यूरिन सिक्रीशन होता है। इससे डिहाइड्रेशन होता है, प्यास बहुत लगती है और पानी की कमी